चलिए देखिए फिर इस सेंटेंस को लेट मी रिपीट अगेन। टू थिंग्स आर नीडेड, दो चीजों की जरूरत होती है। किस बात के लिए? टू मेक एन इंडस्ट्री बिजी एंड प्रोस्परस। आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड टू यू कि ये नाउन फ्रेज है। इस क्वालिफायर एडजेक्टिव साथ ये नंबर बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या इसकी जो है ये चूंकि काउंटेबल नाउन है तो आप इसे कह सकते हैं कि ये संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि दो चीजों की आर नीडेड जरूरत होती है। टू थिंग्स आर नीडेड और रिक्वायर्ड। किस बात के लिए? टू मेक एन इंडस्ट्री, यानी एक जो इंडस्ट्री है, ये आर्टिकल एन क्यों लगा? क्योंकि ये वोवेल साउंड है। एक इंडस्ट्री को बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? अभी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसको पूरा नहीं हुआ। बिजी एंड प्रॉस्परस, दो एडजेक्टिव है, जो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया कि किसी भी इंडस्ट्री को बिजी बनाने के लिए और प्रॉस्परस यानी समृद्धशाली रहे, खुशहाल रहे, वहां पे लोग रहें और इंडस्ट्री में सब काम खूब चलता रहे, प्रॉफिटेबल हो और ग्रो करती रहे इंडस्ट्री, इसके लिए दो चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी? देयर इज मशीनरी। देखिए मशीनरी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इसी तरह से यूज होती है। अब देयर जो है क्रिया इससे गवर्न नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, ये जस्ट सेंटेंस को डमी सब्जेक्ट है, स्टार्ट दे रहा। देयर इज, अब ये इज आया मशीनरी के लिए कि देयर इज मशीनरी। तो मशीनरी की एक तो जरूरत होती है टू मेक थिंग्स प्लेंटीफुली, क्या करने के लिए? चीजों को बनाने के लिए। थिंग्स, टू मेक इन्फिनेटिव है, थिंग्स नाउन है, और प्लेंटीफुली एडवर्ब है, टू मेक को मॉडिफाई कर रहा है, प्रचुर मात्रा में या खूब ज्यादा बहुतायत में। चीजों को बहुतायत में बनाने के लिए मशीनरी की जरूरत होती है, एंड फास्ट इनफ। और चीजों को केवल यही नहीं कि वो काफी मात्रा में बने, बल्कि तेजी से भी बने, फास्ट इनफ। तो ये दो चीजें होंगी, प्लेंटीफुली एंड फास्ट इनफ। ये दो एडवर्बियल, ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ये दोनों जो है किसके लिए आया? टू मेक, बनाने के लिए। किसको बनाए? थिंग्स को। लेकिन कैसे बनाने के लिए? प्लेंटीफुली, यानी काफी मात्रा में, हजारों लाखों और खूब तेजी से। तो उसके लिए मशीनरी की जरूरत है, यानी मास प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी की जरूरत होती है, तेजी से चीजें निकालती है। एंड सम फॉर्म ऑफ पावर, और किसी ना किसी रूप में पावर की भी जरूरत होती है। सम फॉर्म ऑफ पावर विद विच, जिससे कि टू फीड द मशीन, जिससे कि फीडिंग हो सके, यानी मशीनें चल सकें। यहां फीड माने भोजन कराना होता है, खाना दिलाना, लेकिन यहां मशीनों का खाना क्या? मान लीजिए उसको बिजली चाहिए, कुछ मशीनें जो है बिजली से चलती हैं और सौर ऊर्जा से चले, चाहे किसी भी ऊर्जा से चले, तो उन्हें टू फीड द मशीनरी, मशीन्स, उन मशीनों को चलाने के लिए जो है, जो भी बिजली की जरूरत है तो बिजली चाहिए। एंड मेक देम मूव, ताकि वो जो है मशीनें जो है, टू मेक देम, ये जो है जब फीडिंग उन्हें मिल जाएगी, ये उन्हें किसी न किसी रूप में पावर मिलेगा, तो वो पावर क्या करेगा? टू मेक देम मूव। वो मशीनों को जो है, ये देम मशीनों के लिए आया, मशीन्स को, टू मेक देम माने द मशीन्स, और मूव ये बेयर इन्फिनेटिव है, इसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ये मेक जो है इसने बेयर इन्फिनेटिव लिया हुआ है। तो टू मेक देम मूव का मतलब हो गया कि ताकि वो मशीनों को चलाया जा सके उस पावर के प्रारूप से, जो भी इलेक्ट्रिक बिजली मिली हुई है, या सौर ऊर्जा से चल रही है, या कोई भी ऊर्जा से चल रही, पानी से चल रही है, कैसे भी चले। जैसे पंचक्की पहले चलती थी, कोई ना कोई जो है स्रोत ऊर्जा का या पावर का यूटिलाइज हो, जिससे कि उन मशीनों की फीडिंग हो सके और उन मशीनों को चलाया जा सके। वी सा फॉर इंस्टांस, अब देखिए ये समझिए, कॉमा टू कॉमा, इसका एक अलग एडिशनल अर्थ है, इसका कोई वाक्य से खास लेना देना नहीं है। यानी उदाहरण के तौर पे ऐसे कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पे वी सा, हमने क्या पाया है, क्या देखा है, दैट की, यहां से नाउन क्लास, दूसरा क्लास एक शुरू हो रहा, वाइल आवर कॉटन मिल्स, जबकि हमारी जो कॉटन मिल्स हैं, जो मशीनें, कपड़े की मशीनें, मिल्स हुआ करती थी, वाइल आवर कॉटन मिल्स आर मोस्टली सिचुएटेड इन वेस्टर्न इंडिया। उदाहरण के तौर पे हमने क्या देखा है और क्या पाया है भौगोलिक तौर पे, कि जबकि हमारी जो जितनी कपड़े की मिलें हैं, वो आर मोस्टली, एडवर्ब है, सिचुएटेड पास्ट पार्टिसिपल है, वो अधिकतर लोकेटेड कहां पर है, कहां पे स्थित है? इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो है भारत का जो भी प्रदेश है, वहां पर अधिकतर पाई जाती है। वेयर ओनली चीप इलेक्ट्रिक पावर इज टू बी हैड, जहां पर
क्या सुविधा है, क्यों ऐसी तमाम मिलें लगाएंगे वहां पर? वेयर ओनली चीप इलेक्ट्रिक पावर, जहां पर इलेक्ट्रिक पावर बहुत सस्ता है। टू इज टू बी हायर्ड, टू बी हायर्ड जो है ये इंफिनिटिव है, पैसिव है, इसमें टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां की बिजली जो है वो सस्ती मिलती है, इस वजह से वहां पर मिल लगी है, कॉमा, और उसकी वजह से द मशीनरी इन दीज मिल्स, कि इन मिलों में जो है जो मशीनें लगाई गई हैं, इज ऑफन रादर ओल्ड एंड इंफीरियर। और यही कारण है कि वहां की जो है अक्सर मशीनें जो हैं वो पुरानी हैं, अपेक्षाकृत जो है पुरानी है, और अभी वो इंफीरियर क्वालिटी की हो गई, क्योंकि बहुत मशीनों की टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट, अभी सीएनसी मशीनें आ गई, कैम आ गया, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। लेकिन अब क्या है, वहां पर बिजली चूंकि सस्ती है और बिजली से चलने वाली उसमें मोटर सब मशीनों में लगी हुई हैं, तो वो ट्रेडिशनली जो है वो चली आ रही है। दिस इज बिकॉज, इसका कारण क्या है? दिस इज बिकॉज वी मेक हार्डली एनी मशीनरी इन इंडिया। इसका कारण एक ये भी है कि भारत जो है वो मशीनों का जो है मैन्युफैक्चरर नहीं है। हम लोग अधिकतर जो है इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी जो है एडवांस नहीं है जितनी और देशों, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, और दूसरे कंट्रीज हैं, चाइना है। तो इसका एक मुख्य कारण यह है कि वी मेक हार्डली, हम लोग शायद ही मुश्किल से ही कोई मशीन बनाते हैं भारत में, एंड हैव टू गेट मशीन्स। इसलिए हमें करना क्या पड़ता है कि वी हैव टू गेट, कि हमें जो है लेना होता है, गेट करना होता है मशीनों, कहां से? ऑल द वे फ्रॉम यूरोप और अमेरिका। सारा जो है मशीनें कहां से आ रही हैं? इंपोर्ट होकर के यूरोप से, यूरोपियन कंट्रीज से आ रही है, या फिर अमेरिका से आ रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज में यही सब, जर्मनी है, जापान है, और तमाम जो देश हैं जहां से मशीनरी आती है, वहां से हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि हम मशीन बनाए और उन मशीनों को लगाया जा सके, कॉमा, विच मेक्स देम वेरी एक्सपेंसिव। अब जब चूंकि यूरोप या अमेरिका से आप जो है 7 समुंदर पार से, मान लीजिए उतनी दूर से मशीन मंगा रहे हैं, तो हो क्या जाता है कि विच मेक्स, ये जो कारण है जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो जो कारण है, विच माने ये कारण जो है, मेक्स माने बना देता है इन मशीनों को, ये मशीनों के लिए आए वेरी एक्सपेंसिव। ये मशीनों का इसका कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये एडवर्ब हो गया उसका। बहुत जो है उन्हें एक्सपेंसिव माने बहुत ही महंगा बना देता है। अब वहां से मंगाने का ही कितना ज्यादा खर्च हो जाता है, पूछ नहीं। फिर इसके बाद इंजीनियर आता है यहाँ पे, जो है मान लीजिए उस मशीन को कमीशन करवाना पड़ता है, लगवाना पड़ता है। फिर इसके बाद वहां के टेक्नीशियन आते हैं, यहाँ के लोगों को ट्रेंड करते हैं, मतलब बहुत ही दिक्कत है। और फिर भी अगर कोई मान लीजिए उसमें कोई बीच में खराबी आ गई, तो वहां से अब आएगा इंजीनियर, हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। तो यही कारण है कि जो पुरानी ट्रेडिशनल मशीनें चल रही हैं, बिजली से चल रही हैं, वो चल रही हैं, और जो मशीनें आ भी रही हैं इंडिया में, चूंकि हम मैन्युफैक्चरर है नहीं, हम केवल उनको इंपोर्ट करते हैं, तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वो मशीनें बहुत महंगी हो जाती हैं। सो वी पुट ऑफ। तो कई बार तो क्या होता है, मशीनों के दाम सुन करके कि भारत में आकर के कमीशन होकर के इतना बजट चाहिए, तो उसकी वजह से वी पुट ऑफ, हम लोग क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं। किस चीज को? वी पुट ऑफ गेटिंग न्यू एंड अपडेटेड मशीन। तो जो नई मशीन और अपडेटेड मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें, उनको जो खरीदने का काम है या लेने का काम है, वो हम पुट ऑफ कर देते हैं, स्थगित करते हैं, कौन इतना बजट अभी है नहीं। एंड कैरी ऑन, और इसके बाद जारी रखते हैं। कैरी ऑन माने वो काम चलता रहता है, किससे? विद आउट ऑफ डेट मंथ्स, यानी जो आउटडेटेड मशीनें हैं, जिन्हें हटाना चाहिए, जिन्हें कंडेम करके नई मशीन लगानी चाहिए, उन्हीं मशीनों से हम अपना काम करते रहते हैं। इस वजह से हमारे यहां जो है चीजें इस स्थिति में जो है इंडस्ट्री पड़ी हुई है। तो अभी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ही क्लियर हुआ कि ये इंडस्ट्री के ऊपर जो है एक बात लिखी गई है। और भारत में जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो आया हुआ है, लेकिन कुछ पुरानी अभी जो ट्रेडिशनल मशीनें जो हैं, जो पावर से चलती हैं, इलेक्ट्रिक से चलती हैं, उनमें मशीनें बहुत ही इंफीरियर टेक्नोलॉजी की हैं, जो मान लीजिए अमेरिका 20 साल पहले जिसको बंद कर चुका, वो हमारे यहाँ आज भी चल रही है। तो फिर उससे कितना काम निकलेगा और कैसा निकलेगा, और इंडस्ट्री कैसे ग्रो होगी, कैसे फ्लरिश करेगी, इस पर एक ये परिचर्चा है जो ये मान लीजिए कंप्रीहेंशन जो लिखा है, जिस राइटर ने, उसने रखा है। आइए चलिए हम पहले थोड़ी मीनिंग की बात कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन आंसर और ये जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन उसका आंसर की बात करें। डिफिकल्ट वर्ड्स में इंडस्ट्री यानी उद्योग नाउन है ये। प्रॉस्पेरस हमने बताया था एडजेक्टिव है। बिजी एंड प्रॉस्पेरस दो एडजेक्टिव था पहली लाइन में। प्रॉस्पेरस माने समृद्धशाली या खुशहाल होना। टू फीड हमने बताया था इन्फिनिटिव के रूप में, ये विच के साथ है, विद विच टू फीड, मतलब जिससे जो है पोषण किया जा सके, खाना खिलाया जा सके। तो उसको मशीनों को पोषण करने का मतलब है पावर,
और पावर का मतलब जो भी बिजली है, जिस जैसे भी चल रहा हो वो बिजली चल रहा हो, और बिजली कहाँ से आ रही हो, किसी भी रूप में बिजली आ रही हो, चाहे वो ये वाली हो बिजली, इलेक्ट्रिक पावर, चाहे आपका सौर ऊर्जा हो। तो टू फीड इन्फिनिटिव हो गया खिलाना या पोषण, आर सिचुएटेड, ये स्ट्रक्चर है, आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, जो स्थित है। सिचुएटेड, लोकेटेड, पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब के साथ। जो स्थित है, ऑफन, ऑफन एडवर्ब के रूप में आया है। देखिए जहां भी आया होगा, अक्सर, ऑफन माने होता है अक्सर, टाइम से रिलेटेड है। तो ये ऑफन जो है जहां भी सेंटेंस में प्रयोग हुआ होगा, ऊपर आप देखें कि कहां पे प्रयोग हुआ, तो आपको क्लियर हो जाएगी उसके कि किस रूप में वो फंक्शन कर रहा है। देखिए ये है, ये देखिए ऑफन। तो होता क्या, इसका रिजल्ट क्या होता है, द मशीनरी इन दीज मिल्स, इन मिलों में जो मशीन है, इज, हमने बताया मशीनरी जो है हमेशा सिंगुलर में ही रहता, कभी मशीनरीज नहीं होता इसका, मशीनरी हमेशा रहेगा, और सिंगुलर नंबर का वर्ब है। कि ये जो मशीनें हैं इन मिलों में, इज ऑफन रादर ओल्ड, ऑफन अक्सर, ये एडवर्ब है, अक्सर अपेक्षाकृत, और ये कंपैरेटिव डिग्री का एक फोर्स भी दे रहा है, ये भी एडवर्ब है। और ओल्ड और इंफीरियर ये दो एडजेक्टिव है। अक्सर वो बहुत पुरानी मशीनें होती हैं, आउटडेटेड मशीनें होती हैं, एंड इंफीरियर, उनकी क्वालिटी मशीनों की भी बहुत है जो है इंफीरियर होती है। इंफीरियर माने बहुत ही निम्न स्तर की होती है। तो हैव टू गेट, ये स्ट्रक्चर हमने, कोई काम को आपको कंपल्सन हो, मजबूरी हो कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच यू, इस तरह का, मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, मुझे मेरी ड्यूटी टाइम से अटेंड करनी पड़ती है, आई हैव टू अटेंड माई ड्यूटीज इन टाइम। तो इस तरह से जो है हैज, हैव के साथ इन्फिनिटिव जब लगता है एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट इन्फिनिटिव, तो उसका ये हिंदी निकलती है लानी पड़ती है। तो हैव टू गेट माने लानी पड़ती है, ये यहाँ पे हुआ। यही कारण है कि हमें मशीनें कहां से लानी पड़ती हैं, यहाँ यूरोप और यहाँ इसी तरह हैव टू गेट, कि हमें ये मशीनें जो है मजबूरी में, अंडर कंपल्सन जो है लाना होता है, ऑल द वे फ्रॉम यूरोप। कहां से आएगी मशीनें, सारा पूरा जो है हजारों किलोमीटर दूर जो है ये यूरोप और अमेरिका जो है वहां से लाना पड़ता है। हवाई जहाज से भी अमेरिका से चलो तो न जाने कितने घंटे जो है वो, मान लीजिए 15-20 घंटे लग जाते हैं अमेरिका से इंडिया पहुंचने में, जबकि हवाई जहाज की जो रफ्तार जो है 600, 700, 800 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी वो कितने किलोमीटर हो गया, अमेरिका यहाँ से अगर 12 घंटे में, 15 घंटे में जो है उड़ान भर करके यहाँ पर आए तो कितने हजारों की संख्या में किलोमीटर हो गया। तो यही कारण, इतनी दूर से जब लाएंगे तो उसका फ्रेट चार्जेस है और तमाम तरह के टैक्सेस हैं, भाड़ा है, वो सब मिला करके जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है मशीन। एक्सपेंसिव माने खर्चीली, जिसपे ज्यादा पैसा लगता है, एडजेक्टिव है एक्सपेंसिव, महंगी हो जाती है। आइए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तब जाकर के कॉम्प्रिहेंशन पूरा होगा। वाई द मशीनरी इन इंडिया इज सो इंफीरियर इन क्वालिटी। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो भारत की मशीनें हैं मिलों में, चाहे वो कॉटन मिल्स हो वेस्टर्न इंडिया का, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं, ये सब पश्चिमी क्षेत्र जो है भारत का, तो वो मशीनें इतनी इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी क्यों है? तो आपको यहां से उठाना पड़ेगा, द मशीनरी इन इंडिया इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी बिकॉज these machines are to be fed by traditional source of power, that is electricity. We don't have advanced machines where advanced technology has been used. तो मशीनें जो हमारी बहुत 20 ईयर्स 30 ईयर्स बैक की जो टेक्नोलॉजी है उसे वही है। और जो नई मशीनें अगर हम मंगाते हैं तो हम मशीनों का उत्पादन नहीं करते, वी डोंट मैन्युफैक्चर मशीन एट ऑल, वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन एंड अमेरिका, दैट इज व्हाई दीज मशीन्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोग जो है, हमारी जो मशीनें हैं, दिस इज द रीजन व्हाई द मशीन इन इंडिया इज ऑफ वेरी इंफीरियर क्वालिटी। तो आंसर मिल गया आपको, इसी से सॉर्ट करके आप लिख लीजिएगा। हमने आपको थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट थिंग्स आर नीडेड, किन चीजों की जरूरत होती है टू मेक एन इंडस्ट्री प्रॉस्परस, किसी भी उद्योग धंधे को, कल कारखाने को समृद्धशाली बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, उत्तरोत्तर वो जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को जो है इम्बाइब करता रहे और खूब फ्लरिश हो, किन दो चीजों की जरूरत होती है? तो क्या इससे क्या चीज, दो चीज चाहिए जिनसे इंडस्ट्री जो है बहुत ही फ्लरिश हो, बिजी हो। तो पहली चीज ये है कि वो जो उसमें मशीनें लगी हो इंडस्ट्री में, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की हों और वो चीजों को बहुत प्लेंटीफुली और फास्ट इनफ बना दें।
तो ये आंसर हम लिखना है कि द थिंग्स विच आर नीडेड टू मेक इंडस्ट्री प्रॉस्परस, दैट द इंडस्ट्री शुड हैव मशीन्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी विच कैन मेक थिंग्स प्लेंटीफुली एंड फास्ट इनफ, ताकि वो चीज जो है पता लगा 1 घंटे में वो उसने प्रोडक्शन दे दिया 1000 का। अब हमारे पास जो मशीन है वो 1 घंटे में 100 निकालती है, तो कैसे हम कॉम्पीट कर पाएंगे बताइए किसी भी दूसरे देश से। तो यही कारण है कि जो इंडस्ट्रीज को ऐसी मशीनरी चाहिए जो बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी को, कैड कैम हो या एआई हो, या मान लीजिए वो जो सीएनसी जिसे कहते हैं, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन, ऐसे कुछ 6 कंप्यूटर्स का पूरा सिस्टम होता है, तो वो प्लेंटीफुली और फास्ट इनफ जो है उसमें चीजें बनाए जो भी उत्पादन हो रहा है। एक्सप्लेन दी आइटलिसाइज्ड पोर्शंस इन दी पैसेज। ये जो तिरछे लिखे हुए हैं, ये इटैलिक्स फॉर्म में जो लिखे हुए तिरछे लिखे हुए हैं, उनका क्या मतलब है? तो आप देख ही रहे हैं, ये तिरछा ये लिखा हुआ, 2 थिंग्स आर नीडेड टू मेक एन इंडस्ट्री बिजी एंड प्रॉस्पर। इंडस्ट्री को बिजी और प्रॉस्पर्स करने का मतलब है वी हैव टू चेंज दी मशीन्स। जो इंडस्ट्री है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन, हमारी इंडस्ट्री है उसमें जो मशीनें हैं वो बहुत पुरानी हैं और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है और वो उतना फास्ट और कम टाइम में प्रोडक्शन उतना नहीं देती है। तो ये इसका तात्पर्य है। और कहीं पर ऐसा है, ये देखिए, विद विच टू फीड या दी मशीन्स, उससे मशीनों को फीडिंग हो सके, अर्थात हमारे पास पावर होनी चाहिए सो दैट वी कैन यूटिलाइज दैट पावर टू रन दी मशीन, टू मूव दी मशीन्स। इसका ये सेंस है कि वो जो है मशीनों को पावर देने के लिए या उसको मूव कराने के लिए हमें जो है, चाहे वो पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो पावर जो है सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, कोई एनर्जी हो, एनर्जी की जरूरत होती है। और ये चीजें जो है, गिव द समरी ऑफ द अबव पैसेज। इस पैसेज की समरी क्या है इसको लिखिए अपने शब्दों में, इन योर ओन वर्ड्स, एंड ऑल्सो गिव ए सुटेबल हेडिंग टू द पैसेज। और इस पैसेज को जो है एक शीर्षक दीजिए जो बहुत ही उपयुक्त हो और इन लाइनों के अनुरूप हो जो दी है। तो देखिए टाइटल इसमें क्या देंगे, टाइटल इसमें यही देंगे कि भारत में इंडस्ट्री की जो है पोजीशन जो है क्या है। तो द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं, क्यों हमारी मशीनें जो है कई बार मशीनों के परचेजेस को हम पोस्टपोन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, पुट ऑफ कर देते हैं, केवल इसी कारण से कि वो इतनी कॉस्टली मशीनें हो जाएंगी, अमेरिका से मंगाना, यूरोप से मंगाना, जर्मनी, जापान। तो इसका हेडिंग हो गया कि कंडीशन कैसी है हमारी इंडस्ट्री की, ये हो गया। और इसका समरी जो है बहुत शॉर्ट में, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 लाइनों में, 4 लाइनों में लिखना। तो बस यही कि एज फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न, we are not having much more industrialization because our technology is very very inferior. हमारे पास जो है R&D वाला जो वर्क है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो बहुत पीछे है। वी आर लैगिंग बिहाइंड इन कंपेरिजन टू यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका, उससे बहुत पीछे है। हमारे यहाँ जो मशीन अभी रन कर रही है वो हो सकता है 20 years बैक अमेरिका में बंद कर दी। मशीन्स विद विच वी आर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स might have been used 20 years back by America and European countries. तो हम लोग टेक्नोलॉजी में पीछे जरूर हैं। इस पर हमें मतलब सोचना होगा, भारत को जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें मशीनें मंगानी पड़ती हैं, वी हैव टू टेक मशीन्स फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका। अभी हम मशीनों के निर्माण में या उसके मैन्युफैक्चर में बहुत पीछे हैं। वी आर फार फार बिहाइंड या लैगिंग बिहाइंड इन मैन्युफैक्चरिंग या इन असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी इन इंडिया। अगर भारत में वही मशीन बने तो चीपर हो जाएगा, जबकि बाहर से मंगाने में वो बहुत कॉस्टली होगा। तो इन्हीं सब लाइनों में आपको 2 3 4 लाइनें आपको लिख रही थी। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हुई आपको, और मैंने आपको एक्सप्लेन करने में जो है जो भी ये था मेरा एक्यूमेन या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको समझाया। आप की इंग्लिश इसी तरह से उत्तरोत्तर अच्छी होती रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज ये यहीं समाप्त होगा वीडियो। अगले वीडियो में फिर आपको कोई नया कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज लेकर के एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।